जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्क ब्लो के बारे में। आर्क ब्लो क्या होता है, तो इसमें आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसका हम लोग इस डिफिनीशन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, टाइप ऑफ आर्क ब्लो देखेंगे, इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो देखेंगे और इसका प्रिवेंशन देखेंगे कि इसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है। आइए इसके पहले डिफिनीशन से शुरू करते हैं। इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जैसा डिफिनीशन में देख पा रहे हैं आप। The unwanted deflection of welding arc from its intended path is termed as arc flow, या इसको इस तरह से बोलते हैं arc flow is the deflection caused by the distortion of magnetic field produced by an electric arc current। ठीक है, तो इसको एक सिंपल तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारा टर्म है, उस सभी को समझेंगे। आर्क ब्लो कैसे होता है उसके बारे में भी जानेंगे अभी। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब वेल्डिंग आर्क अपने डिफाइंड पाथ से अनवांटेड तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसे हम लोग आर्क ब्लो बोलते हैं। और ऐसा होता क्यों है, तो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस के कारण इस तरह से होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक आर्क करंट के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जनरली ये जो आर्क ब्लो है, आर्क ब्लो डीसी करंट सोर्स का यूज़ करने पर होता है। जब हम लोग डीसी करंट सोर्स का यूज़ करते हैं तो उस टाइम में ये आर्क ब्लो प्रोड्यूस होता है। एसी करंट सोर्स में भी होता है, लेकिन वो इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ये डीसी करंट सोर्स का यूज़ करने पर जनरली ये चीज़ होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। जैसा कि आपने स्कूल लेवल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल से करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, इससे जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, और ये फील्ड का डायरेक्शन भी आप लोग जानते होंगे कैसे होता है, थंब रूल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस तरह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है कि किस मटेरियल से करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस सभी चीज़ों पर इसका फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मुझे समझना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने बताया कि एसी करंट सोर्स का जब यूज़ करते हैं तो इसका इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो उसको भी हम लोग अभी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहले समझते हैं कि जब हम लोग एसी करंट सोर्स का यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल क्यों होता है। तो एसी करंट के लिए आप लोग कुछ इस तरह से जानते होंगे, अल्टरनेटिंग करंट के लिए इस तरह से हम लोग कुछ डायग्राम बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते थे कि एक सर्टेन टाइम पर ये अपना मतलब ये अपना जो साइन चेंज कर लेता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। ठीक है, तो जैसे मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ तक आते आते मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पर आके जीरो होता है, फिर अपने डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। ठीक है, फिर जीरो होता है। तो अभी हमने बताया कि जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल से करंट पास कर रहा होता है तो उसके स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है कि कितना करंट पास हो रहा है। तो जैसे इनिशियली अगर ये यहाँ से, ठीक है, कोई करंट पास नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अभी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होगा वो कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पिक पे पहुँचेगा तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, कुछ इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और इसी तरह से जब यहाँ पर आएगा तो फिर से इसका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो लगभग जीरो हो जाएगा। और इसी तरह और हाँ, इस डायरेक्शन में मान लिए कि यहाँ पर अभी इसका डायरेक्शन ऐसे था, तो जैसे ही जीरो होने के बाद यहाँ पर पहुँचता है तो फिर इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इतना ही होगा, मैक्सिमम यहाँ पर भी होगा। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर भी होगा, लेकिन जो इसका डायरेक्शन इधर था अब डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक
फील्ड जो बिल्डअप हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, बार बार वो कोलैप्स हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो रहा है वो एक जैसा नहीं है, मैक्सिमम हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर आकर जीरो हो गया, फिर उसका डायरेक्शन यहाँ पर मतलब मैक्सिमम हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब एक यहाँ पर जाकर फिर कोलैप्स आता है। तो इस कंडीशन, इसके कारण जो होता है कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो इसका बिल्डअप आर्क ब्लो होने के लिए जितना स्ट्रेंथ बिल्डअप होना चाहिए उतना स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं हो पाता है, जिसके कारण एसी करंट सोर्स का यूज करने पर क्या बोलते हैं आर्क ब्लो नहीं होता है। ठीक है, अब जस्ट इसका डीसी करंट सोर्स में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जब हम लोग डीसी करंट सोर्स का यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम में जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है। और अभी हमने बताया कि जो करंट फ्लो है यानी जहाँ भी चार्ज का फ्लो होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अगर जो चार्ज का फ्लो है अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, या सिंपली बोला था करंट का फ्लो ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक लाइन है, जो मैग्नेटिक लाइन है ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, ये भी आपने पढ़ा होगा कि दो मैग्नेटिक लाइन जो होता है कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। और दूसरा चीज़ होता है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा अ, मतलब क्या कहते हैं लो रेसिस्टेंस पाथ को हमेशा प्रेफर करता है। जहाँ पर लो रेसिस्टेंस पाथ होगा, जैसे मान लीजिए कि एक साइड में एयर है, मतलब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है और एक साइड में एयर है और एक साइड में अगर मेटालिक बॉडी है, तो मैग्नेटिक जो लाइन है इधर नहीं जाना चाहेगा, वो चाहेगा कि हम इधर की तरफ मेटल की तरफ मूव करें क्योंकि इसका रेसिस्टेंस एयर के रेसिस्टेंस से कम है। ठीक है, तो हमेशा जो क्या बोला मैंने कि हमेशा लिस्ट रेसिस्टेंस पाथ को प्रेफर करेगा। और एक और इसमें चीज़ है कि मतलब ये एक दूसरे को कट तो नहीं कर सकता लेकिन कंसंट्रेट हो सकता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, कंसंट्रेट मतलब एक पार्टिकुलर लेंथ में जाकर कंसंट्रेट हो सकता है, एक ही जगह पर कंसंट्रेट हो सकता है। ठीक है, तो इस सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आर्क ब्लो के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डीसी करंट सोर्स है, यहाँ पर हमने जैसे ही आर्क ब्लो होता है किसी पार्टिकुलर वेल्डिंग के लिए जब आर्क डेवलप होता है तो उस टाइम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर वेल्डिंग करना है इस पर, जैसे यहाँ से आर्क इसका डेवलप हो रहा है तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आयोनाइज्ड गैस एक तरह से बोल सकते हैं, आयोनाइज्ड गैस के कारण टेम्परेचर राइज हो रहा है और इस तरह से मूव हो रहा है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ठीक है, और ये चीज़ अर्थ है, करंट यहाँ से आ रहा है इसके थ्रू, जैसे बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है किसी पार्टिकुलर मतलब इसका मान लीजिए कि ये नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो करंट का फ्लो इससे होना शुरू होता है। दैट मीन्स अब इस वर्कपीस से भी करंट फ्लो होना शुरू होगा, और जहाँ भी करंट फ्लो होना शुरू होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो हमने मान लिया कि जैसे वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि के पार्ट है, यहाँ से हम लोगों ने वेल्डिंग स्टार्ट करना शुरू किया। इनिशियली मान लेते हैं कि यहाँ से हमने शुरू किया। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, यहाँ से हमने वेल्डिंग शुरू किया। तो इस टाइम में इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो इसके चारों तरफ होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से डेवलप होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस पोजीशन पर ये वेल्डिंग आर्क है उसके इस साइड और इस साइड में जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, जहाँ तक इसका स्ट्रेंथ हो सकता है, वहाँ तक एक ही तरह का मेटल है, मतलब कि मेटालिक पार्ट है। ठीक है, तो दोनों साइड में इक्वली इसका स्ट्रेंथ जो है, या ऐसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी है, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, अब जैसे ही अब ये वेल्डिंग आर्क इधर या इधर मूव कर रहा है और मूव करते हुए किसी एक कॉर्नर पे आता है, तो वहाँ पर क्या होता है उसको आप इस तरह से समझिए कि अब ये चीज़ मान लिया कि इसको हमने इधर मूव करना शुरू कर दिया और ये मूव करते हुए इस जगह पे आता है। तो मान लीजिए कि ये जैसे ही इस जगह पे आया, ठीक है,
यहाँ पर आते ही, तो अब क्या मैंने बताया था कि एक मैग्नेटिक जो लाइन है वो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, बट किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट हो सकता है। ठीक है, और एक कंसंट्रेशन इसलिए होता है कि अब जैसे यहाँ से अब इसका फील्ड जैसे अब इस तरह से डेवलप होना चाहिए अगर ऐसे नॉर्मल होता तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरह से अगर बाहर वाले लाइन को मान ले रहा हूँ तो इस तरह से होता है, लेकिन अब लो रेसिस्टेंस की तरफ ही हमेशा फील्ड टेंड करता है। तो इधर तो एयर है, तो इधर हाई रेसिस्टेंस है, तो चाहेगा कि हम इसी पार्ट में रह ले। ठीक है, कंसंट्रेट हो जाए किसी पार्टिकुलर जगह पर ही कंसंट्रेट हो जाए, बट इसको हम लोग मेटल को ना छोड़े। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ इस पार्ट अपने पार्ट को ये छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इधर ज़्यादा रेसिस्टेंस है और इधर कम रेसिस्टेंस है। तो क्या होता है कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट होना शुरू होता है, क्योंकि आर्क के बाद यहाँ से इसका लेंथ कम है, तो इस साइड में इसका कंसंट्रेशन शुरू होगा और दूसरे साइड में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसका फील्ड डेवलप होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि अब यहाँ पर आर्क का जो ब्लो है पहले इस तरह से ब्लो हो रहा था, तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि वीक फ्लक्स साइड, मतलब या लो डेंसिटी फ्लक्स साइड में ये जो आर्क है वो मूव कर जाता है, क्योंकि इधर मैक्सिमम डेंसिटी है फ्लक्स का जो है वो मैक्सिमम डेंसिटी है, जिसके कारण इधर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है। जो और ये फ्लक्स इधर क्यों फ्लक्स क्यों मुड़ा, अब बोलेंगे कि ये जो फ्लक्स है इसके बीच में तो एयर गैप है, लेकिन एयर गैप नहीं है, ये आयोनाइज्ड एयर का गैप है। दैट मीन्स ये गैस भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेट हो सकता है, एक पार्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर फ्लक्स का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आयोनाइज्ड गैस जिसके अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो लो रेसिस्टेंस फ्लक्स की तरफ क्या होता है कि बेंड हो जाता है। ठीक है, इसका पाथ पहले मान लेता हूँ कि इसको अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका पाथ पहले इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से, तो अपने पाथ को छोड़कर मतलब यहाँ पर होना चाहिए था, तो इसको छोड़कर अब इस तरह से बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहाँ पर आए, यहाँ बीच में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही एक कॉर्नर पे आएगा तो सेम कंडीशन इस कॉर्नर पे पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और इस साइड में कंसंट्रेशन कम है, दैट मीन्स फ्लक्स का जो डेंसिटी है कम है, जिसके कारण रेसिस्टेंस इस साइड में कम होगा और यहाँ पर आते ही इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं आर्क ब्लो। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि टाइप ऑफ आर्क ब्लो क्या है उसके बारे में तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि टाइप्स ऑफ आर्क ब्लो, ये जनरली दो तरह का होता है। ठीक है, वैसे तो आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएगा कि मैग्नेटिक आर्क ब्लो होता है और एक थर्मल आर्क ब्लो होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक एंड थर्मल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जनरली जितने भी आर्क ब्लो होते हैं मतलब 90% जो आर्क ब्लो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही होता है। ठीक है, और जो थर्मल इफेक्ट के कारण भी होता है, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट काफ़ी एक्चुअली थर्मल के कारण, कम्प्लीटली थर्मल के कारण होता भी नहीं है। ठीक है, उसमें थर्मल एंड मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट के कारण होता है, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं आर्क रोटेट। जब आर्क रोटेट होता है तो उसके बारे में मतलब उसमें कुछ थर्मल इफेक्ट भी होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल थर्मल इफेक्ट भी होता है, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, कम्प्लीटली उसको हम लोग थर्मल भी नहीं बोल सकते। तो आप सिंपली इसको आर्क रोटेट एक और टाइप लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्क रोटेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है। तो मैं आपको इसी डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, ये वेल्डिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वेल्डिंग का फिनिशिंग पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, और वेल्डिंग का डायरेक्शन इधर से इधर हो रहा है, वेल्डिंग इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जैसे ही वेल्डिंग, जैसे हमने बताया था कि ये किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे मूव कर रहा है और इसका जो आर्क का जो डायरेक्शन है
वेल्डिंग के डायरेक्शन में अगर मूव कर जाए, वेल्डिंग के डायरेक्शन में एज मूव कर जाए, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड आर्क ब्लो। और इसी तरह जब एंड पॉइंट पर, फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचता है, तो वेल्डिंग के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इसका आर्क ब्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं बैकवर्ड आर्क ब्लो। कैसे होता है हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब साइडवर्ड आर्क ब्लो। साइडवर्ड आर्क ब्लो में क्या होता है कि जैसे हम लोग वेल्डिंग करते समय एक क्लैंप भी लगाते हैं, जिसको हम लोग जनरली अर्थ क्लैंप बोलते हैं, ठीक है। अर्थिंग करते हैं, सिंपली ऐसे बोल दीजिए कि अर्थिंग की है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसको अर्थिंग कर रखा है, अर्थ क्लैंप यहाँ पर हम लोगों ने अर्थ क्लैंप लगा रखा है। तो अब क्या हुआ कि वेल्डिंग, और ये अर्थ क्लैंप जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं उसके काफ़ी पास में, मतलब जिस पार्ट पर वेल्डिंग कर रहे हैं उसके काफ़ी पास में है। तो क्या होता है कि वेल्डिंग हमने यहाँ से करना शुरू किया, ठीक है, वेल्डिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, अर्थ क्लैंप है, दैट मीन्स यहाँ से भी तो कुछ करंट पास कर रहा होगा, अर्थ की तरफ जा रहा होगा। दैट मीन्स ये भी अपना कुछ, इसका भी अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरह से भी अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। और वेल्डिंग करते करते जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो वेल्डिंग आर्क जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों चूंकि एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, तो कंसंट्रेट हो सकता है। तो ये क्या होता है, अपने पाथ से वेल्डिंग जो होता है ये अपने पाथ से ऊपर की तरफ थोड़ा ब्लो हो जाता है। उसके बाद जैसे ही इसका फील्ड जहाँ से ख़त्म होगा, फिर से नॉर्मल इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइड वार्ड जो आर्क है एक साइड में ब्लो हो जाता है, ठीक है। पहले ऐसे नॉर्मल चल रहा था, फिर एक साइड में जहाँ पर अर्थ क्लैंप लगा हुआ है, तो उसके कारण इस साइड में ब्लो हो जाता है, फिर जहाँ पर इसका इफेक्ट खत्म होता है नॉर्मल हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड वार्ड आर्क ब्लो। अब थोड़ा आर्क रोटेट के बारे में भी जान ही लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण जो इलेक्ट्रोड है, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का टिप, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड का जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड हो जाता है, जिसके कारण एक तरह से बोल सकते हैं कि ये इसके शेप में जो इसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इरेगुलर शेप हो जाता है यहाँ से, इस तरह से मान लीजिए, और यहाँ पर आके इसका शेप चेंज हो गया, जिसके कारण जो होता है कि जो वेल्डिंग है, मतलब जो आप जो वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिफेक्ट आता है। और जिसको हम लोग जनरली, और इसका जो फॉर्मेशन होता है कुछ आर्क, मतलब कुछ इस तरह से मतलब जो बोल सकते हैं ऐसा, कैसे यहाँ पर डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। कुछ जो इस तरह से रोटेट होता हुआ आर्क जो है, कुछ इस तरह से रोटेट होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। एक पार्टिकुलर लाइन पे नहीं होता है, जिस तरह से एक पार्टिकुलर लाइन पे हो उस लाइन पे नहीं होता है, इसके आगे पीछे रोटेट होता हुआ आगे बढ़ता है। और ये जनरली होता है कि इलेक्ट्रोड टिप के डिस्टॉर्शन के कारण, हाई टेम्परेचर पर डिस्टॉर्शन के कारण, ठीक है। और ये काफ़ी रेयरली देखने के लिए मिलता है जब ऐसा, हाँ रेयरली तो नहीं बोल सकते, कि अगर करंट का डेंसिटी, अगर मतलब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे इससे, ठीक है, एक पार्टिकुलर इनसे अगर ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। आइए हम लोग समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है आर्क फ्लो का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ आर्क ब्लो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो स्पैटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पैटर करने का मतलब जहाँ पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, जो वेल्डिंग पार्ट है, ठीक है, वेल्डिंग तो यहाँ पे करना था, बट इसके चारों तरफ कुछ स्पैटर करने का मतलब इस तरह से डॉटेड पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। इस जो बेस मेटल पर है कुछ इस तरह से डॉटेड मटेरियल आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पैटर फॉर्मेशन बोलते हैं। दूसरा आता है कि अनइवन एंड वीक जॉइंट, ठीक है। जो जॉइंट होता है मतलब ये बिल्कुल रेगुलर नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं अनइवन एंड वीक वेल्ड जॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं वेल्ड जॉइंट, ठीक है। आर्क ब्लो के कारण ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो स्लैग का इंट्रैपमेंट होता है वो होता है, कुछ में कुछ स्लैग वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं
स्लैग इंट्रैपमेंट, ठीक है। उसके अलावा पोरोसिटी, जब मैं डिफेक्ट बताऊंगा वेल्डिंग डिफेक्ट, तो उसमें सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस इसका नाम समझ लेते हैं, ठीक है। पोरोसिटी, पुल वेल्ड, ठीक है, ये सब भी है। इरेगुलर वेल्ड डिपॉजिट, जो वेल्डिंग के ऊपर जो वेल्ड मटेरियल है वो रेगुलर डिपोजिशन होता है उसका, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं इरेगुलर वेल्ड डिपोजिशन, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका डिफेक्ट है आर्क ब्लो का, ठीक है। अब इसको हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका रेमेडीज क्या है, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं रेमेडीज क्या है इसका। तो सबसे पहला मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले तो करंट को रेगुलेट करके रखना है कि जो पार्टिकुलर करंट है, ठीक है, वो करंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक पार्टिकुलर रेंज तक ही होना चाहिए। दूसरा कि अभी हमने ऐसे पढ़ा था कि एक पार्टिकुलर रेंज के बाद जाने के बाद एक पार्टिकुलर मतलब जैसे बोलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पर कंसंट्रेट होना शुरू होता है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर कंसंट्रेट नहीं हो, दैट मीन्स इसको एक और स्पेस मिल जाता है। जैसे यहाँ पर कर रहा था वेल्डिंग, जैसे मैंने बताया था एक डायग्राम में, तो जैसे यहाँ पर इसको पार्टिकुलर स्पेस मिल गया था तो किसी भी तरह का आर्क ब्लो नहीं हो रहा था। और ये ऐसा हो रहा था कि जैसे यहाँ पर कंसंट्रेट हो गया इसलिए हो रहा था, और एक कंसंट्रेशन था कि इसके आगे एयर है, ठीक है। अगर इस एयर गैप के जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दें कि कोई ऐसा डमी मेटल रख दें, ठीक है, ताकि इसका मैग्नेटिक जो फील्ड है आगे की तरफ ईजिली मूव कर जाए, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा तो इसमें ब्लो नहीं होगा, ठीक है। तो वेल्डिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं, एंड पॉइंट पे दो तरह का मेटल रख देते हैं जिसको बोलते हैं रन ऑन एंड रन ऑफ। जहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको बोल देते हैं रन ऑन, और इस मटेरियल का नाम है, बस इसको बोल देते हैं रन ऑफ मेटल, ठीक है। इस तरह का डमी मेटल का यूज़ कर लेते हैं जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता है और आर्क ब्लो नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो अर्थ क्लैंप है इसके कारण भी हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अर्थ क्लैंप का पोजीशन हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने अर्थ क्लैंप सपोज यहाँ पर लगा लिया, ठीक है, और वेल्डिंग यहाँ से शुरू कर लिया। वेल्डिंग जैसे यहाँ पर, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से आर्क ब्लो होना शुरू होगा, तो अर्थ क्लैंप को जहाँ वेल्डिंग हो चुका है अब इस अर्थ क्लैंप को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अर्थिंग ही तो चाहिए, मेटल में यहाँ पर कहीं भी लगा होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अर्थ क्लैंप को हमने मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसके पोजीशन को चेंज कर दे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे वेल्डिंग का लिए उसके पोजीशन को चेंज कर दे। अब ये चीज़ मूव होकर यहाँ आ गया तो यहाँ भी आराम से वेल्डिंग हो जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन, अगर इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखा हुआ है, वेल्डिंग जहाँ पे कर रहे हैं उसके आसपास कोई हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखा हुआ है, तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो वेल्डिंग करते समय जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को वेल्डिंग जहाँ पर वेल्डिंग पार्ट से, जहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस जहाँ पर कर रहे होते हैं उससे मुझे थोड़ा अलग रखना होता है, ठीक है, ताकि इसका इफेक्ट ज़्यादा ना हो। इसके अलावा इसमें जो आर्क है, जो आर्क लेंथ, मतलब जैसे पहले बताया था कि आर्क करंट को मिनिमाइज रखना है, इसके साथ साथ जो आर्क लेंथ है और आर्क डायमीटर है वो भी इस पर मतलब क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको भी एक पार्टिकुलर वेल्डिंग के लिए हम लोग और पार्टिकुलर करंट पे पार्टिकुलर तरह का आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे, पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रोड है उसका यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग जो आर्क का ट्रैवल स्पीड है उस पर भी ये आर्क ब्लो डिपेंड करता है कि अगर ट्रैवल स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ट्रैवल स्पीड को भी हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग आर्क का जो ट्रैवल स्पीड है वो क्या है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट था आर्क ब्लो के बारे में, ठीक है। अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।